स्वागत है बच्चों, एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी की प्रश्न बैंक 12th क्लास की जो है उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं आप वीडियो के माध्यम से आप तक हर एक प्रश्न का उत्तर पहुँचा रहा हूँ, जिसे आप पढ़ रहे हैं और अच्छे से तैयार कर रहे हैं। यदि आप ऐसे ही आगे भी करते रहे तो निश्चित ही आप अपनी वार्षिक परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे आप लोगों पर विश्वास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं पहले भी 2 वीडियो बनाकर डाल चुका हूं, जिसमें हमने रिक्त स्थान और वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। अब काव्यबोध का ये हमारा तीसरा पार्ट है, जिसमें हम सही जोड़ी का मिलान करेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, यहाँ स्तंभ आ और स्तंभ बा दिया गया है। स्तंभ आ में जो हमको 5 शब्द और वाक्यांश दिए गए हैं, इनको हमें दाहिने स्तंभ से इनका मिलान करना है। इसी तरीके से हम सही जोड़ी का मिलान करते हैं। तो फर्स्ट हमको दिया गया है महाकाव्य। अब हमें इसमें देखना है कि महाकाव्य कौन है। तो देखिए यहाँ हमको घ ऑप्शन में कामायनी दिखाई दे रहा है। कामायनी जो है बच्चों, ये छायावाद के जो प्रवर्तक कवि हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी, उनकी सुप्रसिद्ध रचना कामायनी है, इसलिए महाकाव्य कामायनी। तो ये पहला ऑप्शन हमारा मैच कर गया। अब सेकंड नंबर पर देखिए खंड काव्य। अब खंड काव्य का मिलान हम किसके साथ करेंगे? तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है पंचवटी। पंचवटी के बारे में आपको जानकारी दे दें। पंचवटी जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की सुप्रसिद्ध रचना है। इसमें प्रकृति का उन्होंने बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। तो पंचवटी जो है ये खंड काव्य की श्रेणी में आएगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यह गा ऑप्शन के साथ मैच होगा। यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है ये गा पंचवटी के साथ इसका मिलान किया जाएगा इस तरीके से। अब देखिए आख्यानक गीतियाँ। आख्यानक गीतियाँ जो होता है बच्चों, ये कविता होती है और प्रायः यह वीर रस की कविता होती है। साधारणतः वीर रस की कविता को आख्यानक गीतियाँ कहा जाता है, लेकिन इन वीर रस की कविताओं में किसी व्यक्ति की त्याग की, बलिदान की या फिर शौर्य की चर्चा की जाती है या वर्णन किया जाता है। इसलिए आख्यानक गीतियाँ इनमें से किसके साथ मैच करेगा? तो का ऑप्शन के साथ मैच करेगा, झांसी की रानी। क्योंकि झांसी की रानी कविता आप सब लोगों ने सुनी होगी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी जो कविता है ये आख्यानक गीतियाँ कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा का, झांसी की रानी। फोर्थ देखें अब हम मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य बिहारी सतसई, ये इसका सही आंसर होगा बिहारी सतसई, क्योंकि बिहारी जी ने जो अपनी रचनाएं करी हैं वो मुक्तक छंदों में करी हैं। हर एक पद अपने आप में स्वतंत्र है, उसका दूसरे छंद के साथ कोई लेना देना नहीं है, और इस प्रकार के छंदों को मुक्तक छंद कहा जाता है। फिफ्थ ऑप्शन देखिए रश्मि रथी। रश्मि रथी जो है, अब तो ये जोड़ी हमारी पहले से ही मिल गई है, क्योंकि यहाँ भी अंतिम ऑप्शन हमारा बचा है तो हम सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे, इनकी प्रसिद्ध रचना है रश्मि रथी, जिसमें उन्होंने कर्ण का वर्णन किया है। और रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको जान लेना चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं, इनको राष्ट्र कवि या राष्ट्रीय कवि भी कहा गया है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है और अपनी रचनाओं के माध्यम से देश प्रेम की भावना और देश की एकता को बनाए रखने में इनका योगदान अविस्मरणीय है। चलिए अब हम देखते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर। दूसरी जोड़ी की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरी जोड़ी में हमको दिया गया है पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमको वहाँ मिलान करना है कि किसके साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल संबंधित हैं। तो अलंकार काव्य की आत्मा, रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार जो होते हैं काव्य के अंदर, उन्हें काव्य की आत्मा माना है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संबंध अलंकार काव्य की आत्मा से होगा। दूसरा उपमेय में उपमान का आरोप।
यदि उपमेय में उपमान का आरोप हो जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमान का आरोप जहां हो जाता है, यानी उपमेय और उपमान को अलग अलग नहीं समझा जाता है, दोनों को एक ही मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। और यहां हमको का ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सांग रूपक। सांग रूपक जो है वो रूपक अलंकार का एक प्रकार है, इसलिए हम उपमेय में उपमान का आरोप सांग रूपक के साथ मिला देंगे। अब थर्ड ऑप्शन में देखो, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ। कौन से अलंकार में उपमेय को उपमान से भी बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है, यानी उपमान छोटा है और उपमेय यानी जिसकी तुलना कर रहे हैं वो उससे भी महान है, ऐसा कौन से अलंकार में होता है? तो आंसर है ऐसा व्यतिरेक अलंकार में होता है। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा में हमने पढ़ा है कि जहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बता दिया जाता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा व्यतिरेक अलंकार। फोर्थ, इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं। कौन से अलंकार में भ्रम को दूर नहीं किया जा सकता? अर्थात जब पाठक कोई रचना पढ़ता है तो अंत तक उसमें भ्रम की स्थिति बनी रहती है, ऐसे अलंकार को भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। भ्रम दूर नहीं किया जा सकता। भ्रम का मतलब यह होता है कि दो वस्तुएं किसी समानता के कारण, जो वस्तु वह नहीं है उसे भी किसी दूसरी वस्तु की समानता के कारण वही वस्तु यदि मान लिया जाए भूलवश या समानता के कारण, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा भ्रांतिमान अलंकार। अब अंतिम, इसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। कौन सा ऐसा अलंकार है जिसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है? अनिश्चय की स्थिति जिस अलंकार में सदैव बनी रहती है, दो वस्तुओं में हम ये निश्चय नहीं कर पाते कि ये वस्तु ये है या फिर कोई दूसरी है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा संदेह अलंकार। इस तरीके से हमने ये दूसरी जोड़ी का मिलान किया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी जोड़ी की तरफ। तीसरी जोड़ी में देखिए छंद के प्रकार। छंद के प्रकार वार्णिक छंद, लघु व दीर्घ, मात्रा, दो या फिर मात्रिक छंद। तो छंद के प्रकार दो प्रकार होते हैं, सबको पता है, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। पहले वीडियो से हम इस चीज की बात कर रहे हैं। तो छंद के प्रकार कितने हो जाएंगे? दो, यानी पहले का संबंध किसके साथ है? घा के साथ, दो। अब वर्णों की गणना वाला छंद, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उसे कौन सा छंद कहा जाता है? ये हमारा रिवीजन भी होता जा रहा है साथ में। वर्णों की गणना जिस छंद में की जाती है उसे वार्णिक छंद कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वार्णिक छंद। मात्राओं की गणना वाला छंद, जिन छंदों में मात्राओं की गणना करते हैं, मात्रिक छंद। बिल्कुल आसान है। फोर्थ ऑप्शन में आता है वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। काव्य में वर्ण दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक को कहा जाता है लघु वर्ण और दूसरे को कहा जाता है दीर्घ वर्ण। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, लघु एवं दीर्घ। वर्ण के बोलने में लगा समय, वर्ण के बोलने में लगा समय क्या कहा जाता है? तो वर्ण के उच्चारण के आधार पर, उसको बोलने में लगने वाले समय के आधार पर मात्राएं बनाई गई हैं। और मात्रा जो है लघु वर्ण के लिए एक मात्रा गिनते हैं और दीर्घ वर्ण के लिए दो मात्राएं गिनी जाती हैं। तो वर्ण के बोलने में लगा समय क्या हो जाएगा? मात्रा। इस तरीके से ये जोड़ी का भी हमने मिलान कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे अगली जोड़ी की तरफ। अगली जोड़ी में हमको 6 वाक्यांशों का मिलान करना है। यहां देखिए, पहला, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ये ऑप्शन जो सेकंड यहां लिखा है ये यहां आएगा, तो इसको देख लें। ये पहला ऑप्शन, यहां 2 लाइन का पहला ऑप्शन है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें काव्य का कौन सा गुण पाया जा रहा है? तो देखिए, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण, इन तीनों में से कौन सा गुण है? क्योंकि यहाँ माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण है, तो यहाँ माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण के साथ तो इनका मिलान हो नहीं सकता है। इन तीनों का मिलान तो किसके साथ होगा? या तो वीर रस के साथ, या श्रृंगार रस के साथ, या फिर शांत रस के साथ। तो हमें ये 3 पंक्तियों का जो मिलान करना है वो इन तीनों गुणों में से करना है, क्योंकि हर एक पंक्ति में एक
गुण जो है काव्य का वो विशेष है। तो देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसमें जो है प्रसाद गुण हमको देखने को मिलेगा। प्रसाद गुण क्यों मिलेगा? क्योंकि ये पंक्तियां पढ़ने के बाद हमारा मन शांत हो जाता है और हमको आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा काव्य का गुण जिसमें काव्य को पढ़ने के बाद हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसका अर्थ हमें आसानी से समझ में आ जाता है और हमारा मन शांत हो जाता है। ऐसे गुण को प्रसाद गुण कहा जाता है। तो चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में प्रकृति का वर्णन है और बड़ा ही मनोहारी वर्णन है, तो इसमें प्रसाद गुण हमको देखने को मिलेगा। सेकेंड, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ये वीरता की पंक्तियां हैं। वीर रस का इसमें प्रादुर्भाव हो रहा है, हमारे अंदर वीरता का संचार हो रहा है, उत्साह का संचार हो रहा है और जोश का संचार हो रहा है। इसलिए इसमें काव्य का ओज गुण मिलेगा। ओज गुण जो होता है वो वीर रस और हमारे मन के अंदर उत्साह का संचार करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ओज गुण। अब यही आता है इस मन में, छोड़ धन धाम जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। ये जो पंक्तियां हैं ये प्रलंब श्रृंगार की पंक्तियां हैं। प्रलंब श्रृंगार जो है यानी इनके अंदर में हमको श्रृंगार रस देखने को मिल रहा है, तो ये माधुर्य गुण के साथ इसका जो है मिलान किया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा माधुर्य गुण। अब यहां फोर्थ ऑप्शन देखें, माधुर्य गुण। माधुर्य गुण इन तीनों में से कौन से रस के साथ पाया जाता है? वीर रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस? तो जैसा अभी मैंने ऊपर बताया, श्रृंगार रस इसका सही आंसर होगा। माधुर्य गुण श्रृंगार रस के साथ इसका मिलान किया जाएगा। प्रसाद गुण, प्रसाद गुण का संबंध शांत रस से है, इसलिए प्रसाद गुण शांत रस। और अंतिम जो हमारा फिफ्थ जोड़ी मिलान है, इसमें ओज गुण, और ओज गुण का संबंध वीर रस के साथ होता है। यानी जिन रचनाओं में ओज गुण पाया जाता है वे हमारे मन में उत्साह और जोश का संचार करती हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा वीर रस।